नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी लिखी एक कहानी अंसारी साहब की अजीब वसीयत का दूसरा और आखिरी हिस्सा। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि कानपुर के अंसारी साहब के इंतकाल के बाद उनके लालची पड़ोसी और रिश्तेदार उनके घर में आ गए और झूठ बोलकर मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं कि अंसारी साहब ने मरने से पहले अपनी फला चीज़ हमें दे दी थी। कोई कह रहा है कि उन्होंने ये कहा था कि घर तुम्हारा होगा, कोई कह रहा है कि उन्होंने गाड़ी अपनी मुझे दे दी थी, वगैरह वगैरह। पर इस बीच अंसारी साहब की रूह ये सब कुछ वहां पर खड़े होकर देख रही है और इसी बीच एक मौत का फरिश्ता उन्हें लेने के लिए आ जाता है, जो देखने में किसी यंगस्टर्स सा लग रहा है, कोई नौजवान सा। और वो बताता है कि अब सब कुछ बहुत एडवांस हो गया है और ऊपर सारे काम AI से हो रहे हैं, यानी कि आफ्टर लाइफ इंटेलिजेंस से। तो खैर, अंसारी साहब उसके साथ चलने ही वाले होते हैं कि तभी वकील साहब आ जाते हैं। वकील साहब फरिश्ते से थोड़ी मोहलत मांगते हैं कि देखें ज़रा, जब मेरी वसीयत पढ़ी जाएगी तो रिश्तेदारों के चेहरे पर क्या तासुरात होंगे। तो अब वसीयत पढ़ी जानी है, सुनते हैं कहानी का आखिरी हिस्सा। तो प्रदीप वकील ने गला खखारा और बोले, तो देवी सज्जनों, आप शुरू करते हैं। सॉरी, पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मैं रहमत अंसारी वल्द अनवार अंसारी, अफीम कोठी, उम्र 72 साल, अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के अपनी मर्ज़ी से ये वसीयत लिख रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, पीछे आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है। अब बारी आती है कि मेरे मरने के बाद मेरी वसीयत का क्या होगा भाई साहब। तो बंटवारे और मिल्कियत में कोई शक शुबा ना रहे, इसलिए मैं इस दस्तावेज को लिख रहा हूँ ताकि वक्त ज़रूरत पे काम आवे। मैं ये इकरार करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है जैसे सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई आदमी कोयले के ठेके में काम करता है, और ऊपर वाले का करम है कि कोयले के ठेकी से मैं बहुत बेदाग निकला हूँ। आज तक कोई इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं लगा है और मैंने जो कुछ भी कमाया है साहब सब अपने रिश्तेदारों पे बांट दिया है। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, फिर भी जो कुछ भी है मतलब उसे मैं कैसे तकसीम करूं, कैसे बांटूं, उसी लिए ये वसीयत लिख रहा हूं। ठीक है? सारे रिश्तेदार एकटक वकील साहब की तरफ देख रहे हैं कि, और उनको और अटेंशन मिल रहा है क्योंकि सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, तो वो और इतरा के पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये सब अंसारी साहब की जो रूह है वो भी फरिश्ते के साथ खड़ी हुई इस पूरे सीन को देख रही है। तो अब प्रदीप वकील ने वसीयत को आगे बढ़ा। देखिए, मेरी जायदाद में बस एक ये 3 मंजिला मकान है और स्टेट बैंक में 6 लाख का मूल रकम है, जिस पर इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन वो मुझे चाहिए नहीं इंटरेस्ट। बाकी परेड मार्केट के वो कैनरा वाले बैंक में, उसमें लॉकर में 2 तोला सोना है और एक नानी की ख़ानदानी अंगूठी भी है, और एक कार है जिसकी बैटरी जो है बार बार चुस जाती है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी। तो और एक दुबई से लाई हुई वो कलाई घड़ी है जिसको पहनने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। और बाकी घर का ये सब छोटा मोटा सामान है, जैसे ये पीतल का पानदान है और दादी के वक्त का ये झूमर है जो बरामदे में लगा है, और मेरे बेड के अंदर जहाँ लिहाफ रखे हैं अंदर, उसमें बीच में एक 12,000 रुपये कैश रखा हुआ है भाई साहब, हैं, जिससे मेरी कब्र बनाने और उसके बाद कुरान खानी में मदरसे के जो बच्चे आएंगे उनके नए कपड़े और उनको मिठाई वगैरह दिया जाए, और जो पैसा बचे वो गोरा कब्रिस्तान में जो कब्र बनाने वाले अच्छे मियाँ हैं उनको दे दिया जाए, ताकि वो मेरी कब्र की देख रेख करें। अब आती है मकान की बात। जैसे ये बात हुई, नफीसा थोड़ा सा आगे आई। ये जो उस वक्त कह रही थी कि मरते मरते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कुछ मकान जैसी कोई चीज़ कही थी, शायद मुझे देने वाले थे, तो वो थोड़ा इंटरेस्टेड हो गए, थोड़ा आगे आई। वकील साहब ने पढ़ा। हाँ, तो मकान के बारे में लिखा है कि मैं अपना ये मकान कुछ साफ समझ नहीं आ रहा है, अपना मकान नफीसा को वो बोली, अरे ठीक से पढ़िए जल्दी, क्या लिखा? हाँ पढ़ रहे हैं। मकान नफीसा को सौंपना चाहता हूँ। नफीसा के चेहरे पे खुशी। अब मकान, अरे नहीं भाई, वो हमको नहीं चाहिए मकान भाई। अब क्या करेंगे भाई, जब रहमत भाई नहीं रहे तो क्या करेंगे हम मकान का? है भाई, हमको क्या पता। अरे एक मिनट,
प्रदीप बोले पूरा तो पढ़ने दीजिए, दे नहीं रहे हैं आपको मकान। उसमें आगे लिखा है हम चाहते हैं कि हमारा ये जो मकान है ये 20 दिन में मार्केट वैल्यू पे नफीसा बेचें और नौबस्ता में जो सुभाष चिल्ड्रन होम नाम से जो यतीम खाना है उसको दे दे। अरे इनको बहन जी क्या हुआ? अरे सवाल देखिए देखिए बहन जी गिर रही। अरे धड़ाम की आवाज़ आई, नफीसा बेहोश हो गई। खैर उन पर पानी वानी डाला गया, थोड़ा होश में आई और होश में आते ही उनके तेवर बदल गए। ये रहमत भाई बहुत बहुत ख़राब आदमी थे भाई हमको इन पे शुरू से शक था। इनका जो है वो चाल चलन जो है बहुत कोई अच्छा नहीं था भाई। अब ये हमेशा से बड़े आए यतीम खाने को पैसे देने वाले। ये जो पीछे वो घर नहीं है, वो जो एक बूढ़ा रहती है, अमरूद का घर, अमरूद का पेड़ लगा है जिस घर में, अमरूद वाली जिनको कहते हैं हम लोग, इनका जो है उनके साथ हाँ ये सब था इनका मामला। अब लोग चिल्ला रहे चुप रहो यार नफीसा, क्या तुम बकवास कर। हाँ आप जरा आगे बढ़िए। इधर फरिश्ते ने अंसारी साहब की रूह की तरफ देखा, ये क्या बोल रही है? कैसा चाहिए? कौन है अमरूद वाली है? अरे नहीं यार कोई नहीं, हम तो वो अमरूद लेने जाते थे उसके यहाँ बस, और कोई ऐसी बात नहीं है। आप नमक का मसाला अच्छा बनाती थी वो, तो वो चले जाते थे। लगता है नमक इश्क का था। अरे नहीं यार तुम ऐसे ही। अच्छा आगे सुनो तो, वकील साहब पढ़ रहे हैं आगे। वकील साहब ने आगे पढ़ा। आगे लिखा है इसमें कि जो रकम बैंक में है वो सूद हटाकर वक्फ बोर्ड को दे दी जाए और जो सूद की रकम हो वो जाजमऊ में जो दादा मियाँ की मज़ार के बाहर जो वो भिखारी बैठे रहते हैं उनको दे दी जाए। और सोना जो है लॉकर में, सोना वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी बात भी सुन लीजिए। सोना जो है लॉकर में वो बेचकर मोहल्ले में एक बहुत बड़ा सा मुशायरा किया जाए, उसमें बड़े बड़े शायर बुलाए जाएं। हाँ, और उसमें जो है वो एक मटन बिरयानी की दावत हो, दावत आम हो, मतलब जो चाहे वो खाए। और देखो शायरों को भी कुछ पैसा दिया जाए लिफाफे में, ताकि वो लड़ाई ना करें। शायर लोग बहुत लड़ाई करते हैं आजकल। खैर अच्छा, ये गाड़ी के लिए भी कुछ, कार के लिए कुछ लिखा है क्या? तो कम्मोबाजी की आवाज़ आई। हाँ कार ही के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अगली उसी की बात है। बोले इसमें लिखा है कि मेरी कार जो घर के बाहर खड़ी है उसकी बैटरी का कुछ मतलब मसला है, वो बैटरी बार बार उसकी चुस जाती है। हमने वो बाबूलाल मिस्त्री को दिखाया था, तो उसकी बैटरी नहीं डलवाकर बाबूलाल मिस्त्री को दे दी जाए और वो उसको बेचकर जो रकम मिलेगा उससे जो है इस हमारी गली का जो सीवर लाइन है उसकी मरम्मत करवा दी जाए। और बाकी जो है घर का जो छोटा मोटा सामान है, जैसे वो ऊपर वो वाटर कूलर रखा हुआ है और कुछ एक एसी भी लगा हुआ है ऊपर, वो सब जो है बाज़ार में बेच दिया जाए और जो कुछ भी रकम उससे मिले वो गोरा कब्रिस्तान में दे दिया जाए, ताकि उससे वहाँ की जो बाउंड्री टूट गई है उसकी बाउंड्री की दीवार जो है वो बना दी जाएगी। और एक नानी का एक पीतल वाला पानदान भी है, वो जो है हमारी तरफ से वकील साहब ले जाए, उनको तोहफा है, उन्होंने ये वसीयत बनाने में हमारी मदद की है। और बाकी सब मेरे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत दुआएं। बस इतनी सी बात थी भैया, हैं बस। बाकी सारे रिश्तेदार ऐसे मुंह बनाए जैसे उनका बड़ा नुकसान हो गया। फरिश्ता अंसारी साहब की रूह के बगल में खड़ा होकर ठाके मार रहा था। बोला क्या सही आदमी है आप भी यार, किसी रिश्तेदार को कुछ दिया ही नहीं आपने। खैर चलिए अब चलते हैं हम लोग, देर हो जाएगी, बहुत टाइम था थोड़ी, इतनी आपने कहा था वकील साहब आ रहे तो रुक जाते, पर अब चलते हैं। उन्होंने कहा चलिए ठीक है। तो बहरहाल फरिश्ते ने इशारा किया तो एक गोल गोल पॉड जैसी कोई चीज़ आई। जैसे आपने अक्सर मॉल्स में देखा होगा, जो ग्राउंड फ्लोर पर आप जाइए तो वहाँ बीच में एक मशीन से रखी रहती है, उसमें सीट लगी रहती है और लोग उसमें ऐसे लेटे रहते हैं पैर उठा के, और धीरे धीरे मसाज होती रहती है। उसी तरह की कोई मशीन थी, वो अचानक से आई और ये दोनों उसमें बैठ गए, फरिश्ते और अंसारी साहब। और फिर वो जो मशीन थी वो आसमानों के पार जाने लगी। धीरे धीरे अंसारी साहब की आंखों के सामने से ये दुनिया गायब होने लगी। थोड़े रुआसे तो थे, पर मूड बदलने के लिए बोले, अच्छा हाँ यार ये बताओ यार, तुम उस वक्त मुझे बता रहे थे कुछ कि अब जन्नत दोज़ख में रजिस्टर से काम नहीं होता है, अब तो कुछ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाम की कोई चीज़ है, और तुम बताते बताते रुक गए थे। क्या होता है ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन? वो बोला ओ हाँ, वो बात कट गई थी उस वक्त, बताते बताते रह गया था। तो सर ये
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि अब खेल बहुत सिंपल है। अब हमारी जो एआई यानी आफ्टर लाइफ इंटेलिजेंस टीम है, वो ये पता लगाती है कि मरने वाले की मौत पर अगर पूरी दुनिया में कहीं भी इसके अपने सगे माँ बाप और भाई बहन छोड़कर पूरी दुनिया में कोई भी, चाहे रिश्तेदार हो, मोहल्ले वाले हो, दोस्त हो, कोई भी आदमी अगर 2 सच्चे आंसू बहा रहा है तो इसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मान लिया जाता है और इसे फौरन जन्नत में भेज दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि सच्चा आदमी है। लेकिन अगर किसी की मौत पर 2 आंसू भी नहीं बहाए, किसी गैर ने, मतलब अपने भाई बहन और माँ बाप के अलावा अगर किसी ने 2 आंसू नहीं बहाए, तो उसे मान लिया जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फेल्ड और आदमी को भेज देते हैं दोज़ख। है क्या बात कर रहे हो यार? अंसारी साहब चौंके। यार तो हमारा तो कोई रिश्तेदार रो ही नहीं रहा है। हाँ तो ये तो आपको वसीयत बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अंसारी साहब ने माथा पकड़ लिया। नीचे देखा तो साहब गजब खेल चल रहा था। सारे रिश्तेदार गाली दे रहे, भैया हमारा मुंह ना खुलवाओ। हाँ अब आदमी भैया दुनिया में नहीं है तो कुछ कहना ठीक नहीं है, वरना ये आदमी जो है ठीक नहीं थे। हाँ ये ठीक नहीं थे। नजर इनकी जो थी थोड़ी, मतलब भैया हम तो इनको बुलाते नहीं थे अपने घर, इनको घर थोड़ी बुलाते थे, और बुलाते भी थे तो भी कहते थे चाय दे दो, वही पर्दे के से पीछे से चाय ले लेते थे भाई। ये भाई जब इनका मामला अमरूद वाली के साथ आप हमने देखा भाई, अपनी आंखों से देखा, झूठ बोलो तो पट्ट से गिर जाए अभी आंख हमारी, गलत बोल रहे कोई। एक दूसरा रिश्तेदार बोला चाय उठाते, भैया देखिए मेरी तो आदत नहीं है ऐसा इधर की उधर लगाने की, लेकिन अब जब आंख देखी मक्खी भाई कोई देख के थोड़ी निकल सकते हैं। अब अंसारी साहब कभी इनको अपने मस्जिद के दरवाजे पे देखा नहीं भाई साहब। हाँ मजहबी नहीं थे, मतलब बिल्कुल नमाज रोजे से एकदम दूर थे, कोई दीन धर्म का मामला नहीं। और तीसरा आदमी बोला, अरे भैया हम क्या बताएं, पहली बात तो यही है भाई साहब कि औरतों को चूड़ी वूड़ी पहनाने का जो काम है ये काम ही हराम है। भैया कोई काम है कि आप औरत का हाथ पकड़ के उसको चूड़ी पहना रहे हैं भाई साहब? दुकान है, बच्चे बैठे हैं यहाँ बता नहीं पा रहे ठीक से, ना बहुत किस्से मालूम हमको भी अमरूद वाली के। फरिश्ते ने झुझलाया, अरे ये क्या है अमरूद वाली का क्या मसला है इसका? अरे कौन है ये अमरूद वाली, क्या चक्कर है इसका? क्या कब तक क्या था आप उसके पास? ये बोल, अरे कुछ नहीं यार, वो बस ऐसे ही वो काट वाट के अमरूद मतलब मसाला लगा के हमको देती तो जाते थे उसके घर कभी। समझ रहे हैं साहब हम खेला। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, पर यार अब लग रहा है कि वाकई रिश्तेदारों को कुछ दे देना चाहिए था। दे देते तो ये लोग कम से कम 2 आंसू तो बहाते, और ये बहा देते तो वो तुम्हारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो था वो हो जाता, तो फौरन तुम्हारे गैजेट पे इस पे मैसेज आ जाता और हम आराम से चले जाते जन्नत में। हैं? अरे नहीं सर, वो बोला फरिश्ता, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में 2 आंसू चाहिए होते हैं, बात तो सही है, पर 2 असली आंसू चाहिए होते हैं। आपको क्या लगता है ये जो लोग ये लालची रिश्तेदार हैं, इनको आप पैसा देते, इनको आप कुछ भी दे देते सामान, तो क्या ये सच में रोते? अब नकली रोते, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर सर आप इतने सही आदमी थे, दुनिया में कोई तो होगा जो आपके लिए 2 आंसू बहाएगा। मैसेज फिर आ क्यों नहीं रहे मेरे गैजेट पे? मैं इसको जरा रीस्टार्ट करके देखता हूँ एक बार। उसने जो है अपना गैजेट पीछे से खोला, उसकी बैटरी निकाली, बैटरी अपनी ज़बान पे टच कराई, और फिर वापस लगा के उसने रीस्टार्ट किया, लेकिन साहब आया नहीं मैसेज। तो उसने मजबूरन गाड़ी को उसी तरफ चलने दिया जिधर वो जा रही थी। किधर? दोज़ख की तरफ। इधर साहब जनाजा उठने की तैयारी होने लगी और लिफाफे कह रहे हैं जो उनके रिश्तेदार थे, अरे भैया जब अब आदमी मरा ही है तो अब कब्रिस्तान तो ले ही जाना पड़ेगा, है नहीं तो फिर उल्टा काम कुछ हमको कुछ मिला नहीं, उल्टा जो है जिम्मेदारी सब हमको दे दी कि यहाँ ये इनका मकान बेचो, वो करो, उधर यतीम खाने में दो, यहाँ टाइम ख़राब करना अलग दुकान बंद करके। हैं क्या बताएं साहब, फंसा के चले गए। चलो भैया उठाओ जनाजा उठाओ, हाथ लगाओ, देखो ये संभाल के, देखो गिराना नहीं, इधर से पकड़ो साइड से, हाँ ये संभाल के नहीं पलट के गिर जाएगी ज़मीन पे, हाँ संभाल के देखना। जनाजा साहब घर से किसी तरह से निकला। उधर गोरा कब्रिस्तान में अच्छे मियाँ और उनकी बेटी हुमैरा, उसने इनकी कब्र बना दी थी और उसके इर्द गिर्द फूल भी डाल दिए थे। अब वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जनाजा कब पहुँचेगा। इधर जनाजा जो है घर से निकल चुका था और
15-20 लोग थे, ज़्यादा नहीं, और अंसारी साहब का जनाजा उठाए वो चलते चले जा रहे थे। अब जनाजा तो चला गया गली से होके, घर खाली, अब घर में लोग बैठे, थोड़े बहुत ही लोग थे, बाकी ज़्यादातर लोग जा चुके थे। थोड़ी देर पहले तक जो भीड़ लगी थी अब वो छट चुकी थी। बाहर दरवाजे पर रखे वो फर्राटे वाले जो पंखे होते हैं जो बहुत तेज चलते हैं, अब वो खाली कुर्सियों पर बेवजह चल रहे थे। इक्का दुक्का लोग ही थे, लेकिन अंदर खानदान की औरतें बातें कर रही थी। अब सबके सुर बदल गए थे। कम्मोबाजी बोली, भैया हमने तो फौरन ना कर दिया, एकदम मुंह पे ना कर दिया। जैसे ही हमसे इन्होंने, रहमत भाई ने, अंसारी साहब ने मतलब हमसे कहा कि भैया ऊपर जो वो वाटर कूलर रखा है तुम ले लेना, हमने कह दिया भैया गरीब हैं, गलीज नहीं है, हाँ किसी से मांगा हुआ नहीं चाहिए। मुंह पे हमने मना किया था एकदम, हमको नहीं चाहिए भैया ऐसा पैसा। कुछ सीट छोड़ के बैठे एक दूसरे रिश्तेदार किसी से कह रहे थे। अब हाँ, हमारे भी पीछे पड़ गए थे, एकदम पीछे पड़ गए कि कार ले लो, हमारी कार ले लो, भाई खाली खड़ी खराब हो रही। हमने कहा भाई क्या करेंगे ऐसी कार लेके, हैं बिल्कुल इसकी बैटरी अलग चूस जाती है, क्या करेंगे। और फिर भाई मतलब हमारा वसूल भी है, उसूल होता है, वसूल होता है, हैं कम्मोबाजी क्या होता है, बस अच्छा जो भी होता है हमारा वही है कि भैया स्टीयरिंग पे हम हाथ रखेंगे तभी जब कार हमारी खुद की होगी, ऐसे किसी की गाड़ी वाड़ी नहीं लेते। अच्छा नफीसा तब तक होश में तो आई चुकी थी, जो बेहोश हो गई थी मकान वाली बात सुन के। अब वो फिर मक्कारी करी थी। अरे हमने इनको समझाया बहुत कि भैया ये जो मकान है, ये जो तुम यतीम खाने को दे दो, नहीं तो ये तो अमरूद वाली के नाम करने वाले थे। हमने कहा कि सदकाए जारिया कीजिए या आखिरी वक्त की आशिकी से बाज आइए, यतीम खाने को दीजिए, तब जाके इन्होंने ये मकान जो है यतीम खाने के नाम किया है। हाँ, उधर जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया था। लोग कब्रिस्तान के मेन गेट पर जो हैंड पंप लगा था वहाँ पर कुछ हाथ पैर धो रहे थे, वज़ू बना रहे थे। जनाजा खुदी हुई कब्र के ठीक बगल में रख दिया गया था। फिर एक आवाज़ आई, हाँ भाई वज़ू बना लिया सबने। एक मोटे से रिश्तेदार थे जिनका पेट निकला हुआ था, वज़नी थे, और उनको सब चौड़े फुप्पा कह रहे थे, चौड़े फुप्पा। तो चौड़े फुप्पा बोले, चलिए भाई अब दफन का काम किया जाए, अब दुकान छोड़ के आए हैं यार, सीजन का टाइम है, क्या पूरा इसी में लगे रहेंगे क्या, चलो भाई उतारो, नीचे उतारो। इधर आसमानों में फरिश्ता बेचारा बार बार गैजेट को रिस्टार्ट करे, नेटवर्क चेक करे कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। आ जाए तो अभी पॉड को जैसे ही गाड़ी को घुमा के जन्नत की तरफ ले जाए, लेकिन दोज़ख करीब आती जा रही थी और मैसेज अब तक नहीं आया था। अंसारी साहब बेचारे आंसू भरी आंखों से अपना गुजरा हुआ वक्त जब वो जिंदा थे वो याद कर रहे थे। इधर कब्रिस्तान में मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा, और जब उतारा जा रहा था तब वही आवाज़ें गूंजने लगीं जो हमेशा गूंजती हैं। अगर आप कभी किसी के दफन में गए हैं और कब्रिस्तान में दाखिल हुए और जब मिट्टी को कब्र में उतारा जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि मुर्दे को कब्र में उतारते वक्त कुछ लोग बहुत काबिल बनने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे उनका ये बहुत रोज़ का काम है, तो बिला वजह चिल्ला के वहाँ पे थोड़ा सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था, चौड़े फुप्पा कर रहे थे। तो ऐसे बॉडी को नीचे उतारा जा रहा है, तो बोला, अरे भाई कफन का कोना पकड़ो, कोना, हाँ आराम से, अरे धीरे धीरे छोड़ो, झटका नहीं, हाँ ऐसे, अरे ऊपर से नहीं, नीचे से, देखो तिरछी हो रही, हाँ संभालो, देखो पलट के गिर जाएगी, आहिस्ता, बस धीरे से रख दो। हाँ तुम लोग यार बिल्कुल ही बौखल हो यार, हाँ धीरे से रखो, हाँ तो मुंह कर दो, काबे की तरफ कर दो, हाँ ये बात जितना कहा करो उतना ही किया करो तुम लोग। हाँ तमाम रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब कब्र के इर्द गिर्द खड़े थे, लेकिन कोई नहीं था जो कब्र में लेटी मैयत को देखकर दो सच्चे आंसू बहा सके। लिफाफे बोले, हाँ भाई चलिए अब तो मुंह खोल दीजिए इसका, एक बार सब लोग आखिरी बार देख लें, आखिरी बार सब लोग देख लें। तो मुंह खोल दिया गया और सब लोग एक एक करके आगे आने लगे। सब लोग ऐसे आगे आते, उनका एक बार चेहरा देखते और कुछ पढ़ते और फिर पीछे हो जाते। यही सिलसिला चलता रहा। उधर आसमानों में फरिश्ता और अंसारी साहब की जो गाड़ी चलती चली जा रही थी, अचानक अंसारी साहब ने कहा, यार ये बताओ ये अचानक से इतनी तपिश सी क्यों महसूस हो रही है, गर्मी सी क्यों लग रही है। वो बोला, सर हम लोग दोज़ख के पास आ गए ना, बस अब कुछ ही दूर पर है, उसी की गर्मी है। अंसारी साहब के चेहरे पे घबराहट दिखने लगी। जो कुछ उन्होंने सुना था दोज़ख के बारे में अपने बचपन में,
वो सब उन्हें याद आने लगा। उधर कब्रिस्तान में चौड़े फुप्पा ने एक बार आखिरी आवाज लगाई, हाँ भाई तो सबने देख लिया, चलो भाई देर हो रही है, इसको बंद करो, पटरे वटरे लगाओ, दुकान छोड़ के आए भाई, सीजन का टाइम है, चलो भाई उठाओ पटरे उठाओ। 1 मिनट। तभी एक आवाज गूंजी, 1 मिनट की। सबने पलट के देखा, एक छोटी लड़की थी, और ये लड़की थी हुमैरा, जो कब्रिस्तान में ही रहती थी। बोली, मैं भी आखिरी बार देखना चाहती हूं। सबने देखा, बोला हाँ तो देख लो, उसमें क्या है, आओ आगे आओ। वो लड़की आगे आई। उसने खुली हुई कब्र में देखा अंसारी साहब सफेद कफन ओढ़े लेटे थे, नाक में रुई लगी थी। हुमैरा सोचने लगी कि ये वही आदमी है जिसने मेरे अब्बा यानी अच्छे मियाँ से कभी कहा था कि इस लड़की को स्कूल में इसका एडमिशन कराओ, पैसे मैं दूंगा। यही वो शख्स है जिसकी वजह से आज मैं स्कूल जा पा रही हूं। उसने अंसारी साहब का चेहरा एक बार गौर से देखा और उसकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। इधर अचानक आसमानों में फरिश्ते की गाड़ी चलते 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 अचानक से यू टर्न लेके मुड़ गई। अंसारी साहब घबराए, क्या हुआ, ये क्या हुआ? फरिश्ता बोला, सर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया है। देखिए अभी मैसेज आया गैजेट में, देखिए इसमें मैंने नई लोकेशन लगा दी है। नई लोकेशन? कहाँ की है नई लोकेशन? आप खुद देखिए। अंसारी साहब ने गैजेट में देखा तो नई लोकेशन थी जन्नत की। लिखा था, योर डेस्टिनेशन इज ऑन योर राइट। तो दोस्तों ये थी अंसारी साहब की वसीयत का दूसरा और आखिरी हिस्सा। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आप हमारी कहानियों को देख रहे हैं। तो प्लीज़ अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो कमेंट जरूर करें। और हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं माज, साउंड डिज़ाइन है सूरज सिंह का। अगले हफ्ते लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।